स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ। जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव प्रचार के विभिन्न कार्यक्रमों और जनसंवाद के बाद बिना किसी प्रोटोकॉल और सुरक्षा के अचानक गैरसैंण पहुंच गए। मुख्यमंत्री के इस अप्रत्याशित आगमन की खबर जैसे ही गैरसैंण के अधिकारियों को मिली, वे हैरान रह गए। और यह इसलिए भी खास है क्योंकि राज्य गठन के बाद से अब तक किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम या सूचना के गैरसैंण का दौरा नहीं किया। और केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। जहां कांग्रेस बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगा रही है, तो वहीं भाजपा भी समय समय पर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने संगम में गंगाजल हाथ पर लेकर कई आरोप बीजेपी पर लगाए, जिसका पलटवार करते हुए बीजेपी के नेता और बद्री केदार समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने गणेश गोदियाल पर कड़ा प्रहार किया। और उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल हमारी पार्टी की चिंता ना करें, हमारी चिंता हमारी पार्टी करती है। कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल जी रुद्रप्रयाग में संगम पर एक विचित्र और हास्यास्पद नाटक करते हुए दिखे। उस नाटक में उन्होंने हाथ पे जल लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, अनर्गल बयानबाजी करी, भ्रम और दुष्प्रचार फैलाने का प्रयास किया। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और प्रदेश सरकार का अंग होने के नाते मेरे द्वारा गणेश गोदियाल जी के आरोपों को लेकर के उनके आरोपों को लेकर के जो तथ्य हैं, वास्तविकता है, जो उनका दुष्प्रचार है, गणेश गोदियाल जी ने किन परिस्थितियों में, किस परिप्रेक्ष्य में, किस मनोदशा के साथ में ये बयानबाजी करी, आरोप प्रत्यारोप किए, उसको लेकर के एक वक्तव्य जारी किया, बयान जारी किया गया था मीडिया के माध्यम से। गोदियाल जी मेरे वक्तव्य के पश्चात काफी विचलित नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो संदेश जारी किया, एक पोस्ट की, जिसमें कि वो भाषा की मर्यादा को भी उल्लंघन करते हुए दिखे और उन्होंने मेरे वक्तव्य को मुख्यमंत्री की चाकरी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। मैं गणेश गोदियाल जी को अवगत कराना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में, भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में चाकरी और परिक्रमा जैसे शब्द सम्मिलित नहीं है। ये कांग्रेस की परिपाटी है कि वहां वरिष्ठ नेताओं की चाकरी की जाती है, परिक्रमा की जाती है, तभी वहां पर पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। और केदारनाथ विधानसभा पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर पहले से ही सियासत आई है। और इस दौरान चोपता के बाजार में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की गाड़ी में शराब पकड़ी गई है, जिससे एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अगर ये संस्कृति पैदा होगी तो शराब के नाम पर और सरकार के नाम के नीचे, सरकार के कहने पर चारों तरफ सरकारी मशीनरी शराब बांटने का काम कर रही है। और केदारनाथ चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हरिद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देश रक्षक चौक पर इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केदारनाथ में प्रशासन पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि सरकार चुनाव में फायदा लेने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाकर काम कर रही है। इसके साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की कर मनमानी कर रहे हैं। और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इलेक्शन कमीशन से मामले का संज्ञान लेने की अपील की है। जिंदाबाद
और राष्ट्रीय स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता के लिए रवाना हो रही टीम का रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने स्वागत किया। साथ ही अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहर का, प्रदेश का नाम रोशन करने की बात कही है। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में रोलिंग स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित नेशनल गेम्स मैसूर में हिस्सा लेने के लिए रुड़की क्षेत्र के 7 बच्चे अर्पित तिवारी, मृगांक त्यागी, अथर्व सैनी, अमनिंदर सिंह, प्रांजल रावत, अविका चौधरी और शौर्य सिंह से मिलकर शुभकामनाएं दी और प्रोत्साहित किया। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि खेल जीवन का अभिन्न अंग है और इससे बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में मदद मिलती है। साथ ही यह उनकी प्रतिस्पर्धात्मक भावना एवं आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। देखकर बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। बच्चे, छोटे बच्चे 3 साल के 5 साल के स्केटिंग कर रहे हैं और रुड़की का नाम रोशन करके देहरादून में चैंपियनशिप जीत के ला रहे हैं। 7 बच्चे इनमें से मेडल लेकर आए हैं और ये जानकर और भी खुशी हुई कि ये बच्चे मैसूर नेशनल चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि बच्चों में एक उत्साह है, एक ऊर्जा है और बच्चे स्केट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं आजकल। और कहना है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। तो बच्चे के चेहरे देखिए आप कैसे खिल रहे हैं। जितना बच्चे खेलते हैं उतना उनके चेहरे खिलते हैं। एक अलग बच्चों के चेहरे पर है। तो इन बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ कि ये अपने क्षेत्र में लीड करें और लीडर बने अपने क्षेत्र के और स्केट में महारत हासिल करके आने वाले समय में ओलंपिक भी खेलें। रुड़की में बहुत आयाम है, रुड़की में बहुत फील्ड है। मैं समझता हूँ कि आप देखिए बीजे में प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। बीजे अपने आप में एक स्पोर्ट्स सेंटर है। IIT रुड़की अपने आप में एक स्पोर्ट्स सेंटर है। रुड़की में आपके इंडोर स्टेडियम बनने जा रहा है, बैडमिंटन कोर्ट और स्क्वैश का और जिम बनने जा रहे हैं। तो इसमें लगातार प्रयास चल रहे हैं। आने वाले समय में स्टेडियम भी तैयार होगा और सरकार लगातार खिलाड़ियों के लिए प्रयास करता है कि खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन कर रही है। और हमारे खेल मंत्री जो है लगातार बच्चों को प्रोत्साहन राशि जो है आती रहती है और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए ओलंपिक में लोग कितने मेडल लेकर आते हैं। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बात करते हैं खबरों की। सोमवार की सुबह उत्तराखंड परिवहन निगम की रामनगर डिपो की एक बस सुबह 11 बजे रामनगर से यात्रियों को लेकर गुड़गांव के लिए रवाना हुई। बताया जा रहा है कि इसी बीच हल्द्वानी के पास बस चालक बस के स्टीयरिंग से नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क किनारे एक पेड़ से टकराकर घसीटते हुए गड्ढे में जाकर रुक गई। घटना के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। वहीं हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बताया जा रहा है कि बस चालक शाहिद निवासी मुरादाबाद का अचानक स्वास्थ्य खराब होने के बाद उसे हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उसका बस के स्टीयरिंग से नियंत्रण खो गया और बस पेड़ से टकराने के बाद एक गड्ढे में जाकर रुक गई। बढ़ते हैं आगे। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा की ओर से 2 दिन की लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स कार्यशाला का शुभारंभ भूपतवाला स्थित एक होटल में किया गया, जिसका उद्घाटन हरिद्वार शहर विधायक मदन कौशिक की ओर से किया गया। आयोजित 2 दिन की कार्यशाला में देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली और रुद्रप्रयाग से आए मानक क्लबों की बेंटर बने सरकारी स्कूलों के अध्यापकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बीएससी डायरेक्टर सौरभ तिवारी ने बताया कि आज से शुरू हुई 2 दिन की कार्यशाला ने गढ़वाल मंडल के विभिन्न सरकारी स्कूलों से आए विज्ञान और गणित के करीब 80 शिक्षकों ने इसमें हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के और एक हिमाचल का ये कार्यक्षेत्र मेरे अंदर आता है। देखिए, आज लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड नाम की एक श्रृंखला है, जिसका कार्यक्रम आज हरिद्वार क्षेत्र में भारतीय मानक ब्यूरो ने आयोजित किया है। एक्चुअली में ये जो प्रोग्राम्स है, ये जो हमारे जो सरकारी विद्यालय है वहाँ पर उनके शिक्षकों के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे अध्यापक जो विभिन्न प्रकार के विषयों को बच्चों को समझाते हैं, उनमें किस तरीके से मानकों को उपयोग कर कर जो हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, सिद्धांत है या लॉज है, उनकी जानकारी बच्चों को समझाई जा सके। इसके लिए एक ऐसे प्रोग्राम है जो अवेयरनेस प्रोग्राम है। अभी तक हम देखते हैं कि हमारे वातावरण में लोगों को स्टैंडर्ड्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है, मानकों के बारे में पता नहीं है, इसलिए लोग ऐसी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं जो कि मानक
के अनुरूप नहीं है। तो ये BIS संगठन की एक बहुत अच्छी पहल है कि वो छात्रों को हम हमारे माध्यम से ये चीजों को अवेयर करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है, इससे बच्चों के अंदर एक जागरूकता पैदा हो रही है। वो बच्चे उसी बात को अपने घर तक ले जाएंगे, अपने समाज तक ले जाएंगे। हम अपने शिक्षक साथियों को ये सब अवेयर करेंगे। और विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बीते कल यानी रविवार 17 नवंबर रात को शीतकाल के लिए बंद होने के बाद आज सोमवार की सुबह सेना के बैंड के भक्तिमय धुनों के तथा बद्री विशाल के उद्घोष के साथ श्री उद्धव जी, श्री कुबेर जी और आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी आज दोपहर बाद बद्रीनाथ से योग बद्री पांडुकेश्वर मंदिर पहुंच गई है। देवडोलियों का स्थान पर भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि उद्धव जी एवं कुबेर जी शीतकाल में पांडुकेश्वर प्रस्थान करेंगे और आज 18 नवंबर को पांडुकेश्वर प्रवास के बाद कल 19 नवंबर को आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी रावल धर्माधिकारी वेद पाठी सहित श्री नरसिंह मंदिर जोशी मठ प्रस्थान करेंगे। आज प्रातः 10 बजे श्री बद्रीनाथ धाम से श्री उद्धव जी, श्री कुबेर जी आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी को BKTC मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने योग बद्री पांडुकेश्वर के लिए रवाना किया। और कुछ दिनों पहले नारसन ब्लॉक के गांव कागोवाली के ग्राम प्रधान पति पर कुछ ही दिनों पहले एक महिला ने अपनी जमीन हड़पने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर आज ग्राम प्रधान पति प्रदीप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने आरोप लगाने वाली महिला की कोई जमीन नहीं हड़पी, बल्कि वह 70,000 रुपए देकर खरीदी थी और अब वह महिला उन पर झूठे आरोप लगाकर छवि खराब करने का काम कर रही है, जबकि महिला की पूरे गांव में छवि सही नहीं है। कोई शराब नहीं पिलाई उसको, और उसको मैंने 70,000 रुपए दिए थे जमीन के, और उसने नोटरी भी अपनी खुशी में ही की थी, जिसमें 5-7 आदमी गांव के भी उसमें मौजूद थे कि भाई मेरे सामने 15 के पैसे ले लो, क्योंकि वो पहले से ही ऐसी ही औरत है, इसलिए मैं वहां से 10-5 आदमी पहले से ही लेके गया था कि वो बाद में ना रुकते। तो उसने क्या किया, फिर बाद में उसने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया, वो भी 9 महीने बाद। अगर जो उसे मुकदमा ही लिखवाना था तो वो पहले ही कर देती, या मतलब कि वो पहले ही ऐसा बता देती है कि मुझे जमीन नहीं बेचनी। अब उस औरत ने भी अपने पास। और हल्द्वानी निवासी यूट्यूबर सौरभ जोशी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। जोशी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि उन्हें एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए उसे पैसे देने की धमकी दी थी। पत्र में यह कहा गया है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को जान से मार दिया जाएगा। पुलिस ने जल्दी कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की और एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिरों की मदद भी ली। उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को एक धमकी आई, जिसमें उससे कुछ पैसे की मांग की गई है। पैसा नहीं देने पर उसको और उसके परिवार को खतरा पहुंचाने की भी धमकी दी गई थी। क्योंकि इस मामले में जो धमकी दी गई उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा था, तो इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल FIR रजिस्टर की, और FIR रजिस्टर करने के बाद में जो धमकी भरा पत्र आया था उसको उस एरिया के आसपास के CCTV देखे हमने, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस किया और कुछ मुखबिरी के आधार पर एक आदित्य जो है वो पुलिस के सस्पेक्ट के दायरे में। और मसूरी नगर पालिका प्रशासन द्वारा मसूरी स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा स्थान हासिल करने पर 20 लाख रुपए का इनाम मिला था, जिसके तहत मसूरी नगर पालिका प्रशासन द्वारा स्वच्छता कर्मचारियों को ठंड से बचने के लिए मसूरी नगर पालिका की प्रशासन SDM मसूरी अनामिका द्वारा गर्म ट्रैक सूट वितरित किए गए। SDM मसूरी अनामिका ने बताया कि नगर पालिका मसूरी को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में दूसरा स्थान मिला था, जिसके लिए मसूरी पालिका को 20 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया था, जिसके तहत मसूरी नगर पालिका परिषद में कार्यरत सभी स्वच्छता कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर काम किया जा रहा है। और मसूरी में बढ़ती ठंड को देखते हुए सभी स्वच्छता कर्मचारियों को गर्म ट्रैक सूट वितरित किए जा रहे हैं।
वहीं वर्तमान समय में युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया में रील का खुमार इतना छाया है कि सोशल मीडिया में वीडियो बनाने के चक्कर में सारे नियम कानून कायदे ताक पर रख रहे हैं। इनमें युवा ही नहीं युवतियां भी काफी आगे हैं। पिछले दिनों लगातार पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में रील बनाने के चक्कर में कहीं फायरिंग तो कहीं सड़क पर नग्न होकर बाइक स्टंट करने के कई मामले सामने आए। पुलिस अधिकारियों का भी मानना है कि सोशल मीडिया के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी है। आज की युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया आकर्षित करता है और यही वजह है कि वह इसमें छाए रहने के लिए सब कुछ करने को तैयार है, जिसमें वह नियम कायदे कानून को भी नहीं देखते और बाद में इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी, मैं हमेशा इसके सपोर्ट में रहता हूँ वैसे पर्सनल लेवल पे, क्योंकि ग्रोथ भी इससे काफ़ी ज़्यादा है। आज हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है काफ़ी डेवलप हो रहा है इसकी वजह से। लेकिन एक फेमस बात हमारे एक फेमस साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कही थी कि आई फियर द डे व्हेन टेक्नोलॉजी वुड टेक ओवर द मैनकाइंड, दैट डे वुड स्टार्ट क्रिएटिंग अ जनरेशन ऑफ फूल्स। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना है। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा जिम्मेदार भी बनना है। कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे कोई आहत हो, कोई तबका आहत हो, या इस तरह से अर्नंग या इस तरीके की चीज़ें ना करें जिससे समाज में गलत मैसेज। और देहरादून के प्रेमनगर नंदा के चौकी स्थित द टोन्सब्रिज स्कूल का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छात्रों की प्रस्तुति और स्कूल के कार्यों की सराहना की। स्कूल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम का मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पर्यावरणविद पद्मभूषण डॉक्टर अनिल जोशी ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और इस दौरान आईटीबीपी के जवानों ने बैंड की प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके साथ ही हवन यज्ञ कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि ने छात्रों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें सम्मानित किया। इंटरनेशनल पर खेलों में अपना नेतृत्व दे रहे हैं, चाहे कला हो, खेल हो, संगीत हो, आध्यात्मिक हो, हर क्षेत्र के अंदर यहां के बच्चों की बहु प्रतिभाओं को नया स्वरूप देने के लिए यहां के विद्यार्थी को नया शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए मैं यहां के शिक्षकों के योगदान की भी सराहना करता हूं। और मेरा मानना है कि जो अवस्था पढ़ने की अभी है उसमें हम जीवन को अनुशासन, कला, खेल, आध्यात्मिक, संस्कृति, संस्कार जितने बेहतर देंगे उतना ही बेहतर भविष्य उनका होगा, उतनी ही बेहतर भविष्य की चुनौतियों से लड़ने की क्षमता उनमें होगी और हर चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता उनके विद्यार्थी जीवन से उसमें आएगी। और इसीलिए उत्तराखंड में निकाय चुनाव न कराने को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया है कि किसी भी स्थिति में इस साल के दिसंबर महीने में निकाय चुनाव होंगे और उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में आरक्षण की स्थिति तय होते ही सरकार निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी करेगी। दिसंबर महीने में निकाय चुनाव होंगे और इसके लिए सरकार तैयारी भी कर रही है। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर 2023 में प्रदेश की करीब 100 नगर निकायों का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन अब तक निकाय चुनाव न कराने को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। ये मानना है कि जो निकाय चुनाव है उससे पहले सिर्फ एक स्टेप पीछे हम लोग, वो है आरक्षण। आरक्षण का निर्धारण जैसे ही होगा और उसके तुरंत बाद हम कार्यक्रम जारी करेंगे और कार्यक्रम जारी होते ही चुनाव कराएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसा मैं पहले भी कहा था, मैं दोहरा देता हूं कि दिसंबर में किसी भी तरह से हम चुनाव कराने के लिए हमारी मंशा भी है, सरकार भी चाहती है, हम सब लोग इच्छुक हैं और सारी परिस्थितियां अनुकूल रही तो हम दिसंबर में चुनाव। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।